यू ऑल। आज हम हमारे इतिहास विषय के प्रथम अध्याय को आगे बढ़ाते हुए अगले शिक्षण बिंदु की ओर बढ़ेंगे, जो कि है सिंधु स्थापत्य कला। हमने पिछले वीडियो में सिंधु सरस्वती सभ्यता का परिचय, उसका ज्ञान एवं उसकी उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया था। अब आज हम इस वीडियो में किस चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे? सिंधु स्थापत्य कला के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे हम अलग अलग वर्गों में अलग अलग पॉइंट्स में बांट करके पढ़ेंगे। जैसे कि सिंधु स्थापत्य कला का सबसे प्रथम पॉइंट जो बनेगा, जिसके आधार पर हम सिंधु सरस्वती सभ्यता की स्थापत्य कला को समझ सकते हैं, वो है नगर नियोजन। यानी कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगरों के अंदर किस प्रकार की योजना के आधार पर वहाँ के मकान बनाए जाते थे, वहाँ पर रहवास बनाए जाते थे, वो किस प्रकार के योजनाओं पर आधारित थे, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जैसा आपको इस बुक के अकॉर्डिंग बताया गया है, सुनियोजित नगर नियोजना यहाँ की एक प्रमुख विशेषता रही है। प्रत्येक नगर में ऊंचे चबूतरे, गढ़ी, नीचे समतल पर नगर बसा हुआ था। इधर आप अंडरलाइन करेंगे कि प्रत्येक नगर में ऊंची गढ़ी यानी ऊंचाई पर क्या बसे हुए थे? ऊंचे चबूतरे पर गढ़ी और नीचे समतल स्थल पर क्या बने हुए थे? मकान, सामान्य निवास स्थल और नगर बसा हुआ था। गढ़ में कौन रहता था? राजा या पुरोहित, बड़े बड़े अधिकारी रहा करते थे, जिसका परकोटा यानी बाउंड्री कैसी? मोटी दीवार की हुआ करती थी। नीचे समतल पर नगर बसा हुआ रहता था। नगर में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई चौड़ी सड़कें हुआ करती थी। यानी कि सड़कें कैसी थी? सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती हुई होती थी। काटती हुई होती थी कैसे? इस तरीके की, एक सड़क ये जा रही है और एक सड़क ये जा रही है। ये एक तरीके से चौराया बन गया। इसके इस तरफ मकान, इस तरफ मकान या दुकान, इस तरफ मकान या दुकान और इस तरफ मकान या दुकान। इस तरीके से यहाँ पर मकान या दुकान, यहाँ पर मकान या दुकान, इस तरीके की वहाँ की बनावट थी। इसके बाद में आपको बताया गया है, नगर में जो सड़कों की चौड़ाई थी वो कितनी थी? 9 से 34 फीट तक की मानी गई है। इधर आप अंडरलाइन कर लेंगे। एक सड़क 34 फीट की मिली है, जो संभवतः राजमार्ग रहा होगा। एक सड़क बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी मानी गई है, जिसे राजमार्ग या जैसे अपन हाईवे भी कहते हैं वो रहा होगा। गलियों की जो सड़कें थी वो 2.2 मीटर तक की थी। कालीबंगा की सड़कें 1.8, 3.6, 5.4 और 7.2 मीटर तक चौड़ी थी। बड़ी ईंटों की आकृति का अनुपात 1:2:4 था। सामान्य ईंटों के आकार पर आप अंडरलाइन करेंगे 7.5 × 15 × 30 इंच की थी। परकोटे के लिए ईंटों का जो उपयोग किया जाता था, जो आकार लिया जाता था, वो था 10 × 20 × 40 इंच का। नालियों से पानी को निकालने के लिए उचित व्यवस्था की गई थी। यानी कि मकानों के चारों पक्की ईंटों से बनी हुई नालियाँ भी थी। जो नालियाँ मकानों के, जो इधर मकान बने हुए थे, उन मकानों के पास में इस प्रकार से नालियाँ बनी हुई थी। ये जो नालियाँ थी, घरों का पानी इन नालियों में आकर के ऐसे जमा होता था और ये नालियाँ आगे जा कर के शहर के बाहर जो बड़ा एक डंपिंग यार्ड बना हुआ था, वहाँ जा कर के इन सभी जगह की नालियों का पानी मिल जाया करता था। इस तरीके से अलग अलग मकान से निकली हुई नालियाँ इस नाली में जुड़ती थी। यहाँ से पानी बहकर इसमें इधर से आके इधर, ऐसे इधर का पानी और इसी प्रकार से इधर का पानी डंपिंग यार्ड में इकट्ठा होता था। यानी शहर से बाहर गंदे जल की निकासी की पूर्ण और व्यवस्थित व्यवस्था कर दी गई थी, जिससे कहीं भी गंदगी नहीं फैला करती थी। हर एक घर के अंदर 3-4 कमरे होते थे। स्नानागार, शौचालय, पाठशाला और कुआं भी होता था। इधर आप अंडरलाइन कर लोगे। देखो किस तरीके के मकान होते थे। ये तो आपने शहर की बनावट देखी। उसके बाद आपको ये बताया जाएगा कि मध्य में आंगन और प्रत्येक घर में जल निकासी के लिए नालियों का प्रबंध था। हमने ये तो देखा कि सड़कें ऐसी थी, उसके अंदर मकान ऐसे ऐसे बने हुए थे। अब इस मकान के अंदर की बनावट जो है वो कुछ इस प्रकार की रही थी कि बीच में आंगन और चारों तरफ 3 या 4 कमरे हुआ करते थे। मान लीजिए ये आंगन है
ये आंगन हो गया मकान के बीच का, सेंटर में दरवाज़ा आ गया, यहाँ पर आपने सोच लिया एक कमरा, ये दूसरा कमरा, ये एक साइड में तीसरा कमरा ले लो, एक तरफ स्नानागार ले लो और एक तरफ किचन रसोई घर हो गया। और मकान के अंदर ही कुएं की व्यवस्था भी थी, यानी जल इकट्ठा करने की, जल को लेने की व्यवस्था भी थी। उसके अंदर बड़े बड़े अन्न भंडार गृह भी थे, अन्न भंडार गृह के लिए भी अलग से कमरे बने हुए थे और निकासी के लिए नाली भी बनी हुई थी, जहाँ से गंदा जो जल था रसोई से, स्नानागार से निकलने वाला या आंगन से निकलने वाला, वो जाकर के इकट्ठा होता था और ये लास्ट में जाकर के शहर के बाहर इकट्ठा हो जाया करता था। प्राचीन सभ्यता में जल निकास की जितनी सुंदर व्यवस्था सिंधु सरस्वती सभ्यता है उतने विश्व में कहीं भी नहीं है। घरों से पानी की निकासी नालियों से होती थी, नालियाँ गंदे पानी को नगर से बाहर पहुंचाती थी, बड़ी बड़ी नालियाँ ढकी हुई होती थी, नालियों को जोड़ने और प्लास्टर में। इधर आप यहाँ से अंडरलाइन कर लें, घरों के पानी की निकास नालियों से होता था और यहाँ तक करेंगे आप, मैं जहाँ तक पढ़ रही हूँ सुने, बड़ी नालियाँ ढकी हुई होती थी, नालियों को जोड़ने वे प्लास्टर में मिट्टी, जिप्सम और चूने का प्रयोग करते थे। सड़कों की नालियों में मेन होल, तरमोखे भी मिले हैं। नालियों के बीच बीच में चैम्बर या जिसे हम शोच गर्त भी कहते हैं थे, जिनकी सफाई करके कूड़ा करकट निकाल दिया जाता था। यहाँ तक आप अंडरलाइन कर लेंगे। ये एक तरीके का प्रश्न बनेगा जो मैं लास्ट में आपको लिखवाऊंगी भी। सिंधु सरस्वती सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था का वर्णन करो या फिर सिंधु सरस्वती सभ्यता में नालियों का क्या प्रबंधन था उसकी व्याख्या करो। तो उसका आंसर यही होगा जो भी आपको बताया है कि किस तरीके से पक्की ईंटों से बनी हुई नालियाँ थी, नालियों को ऊपर से ढका हुआ जाता था, किससे? पत्थरों की और ईंटों की पट्टियों से। बीच बीच में तारकोश होते थे, यानी कि यहाँ पर बीच बीच में ऐसे गैप हुआ करते थे जिसके अंदर अगर कचरा फंस गया नाली में तो तार डाल के निकाल लिया जाए। तो इस तरीके से पूरी नालियों को साफ सुथरी रखने की पूर्ण व्यवस्था इसके अंदर थी। अब ये आपका यहाँ पर टॉपिक पूरा हुआ। नगर नियोजन किस प्रकार का था। अब हम सिंधु सरस्वती सभ्यता की स्थापत्य से संबंधित नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो का यह महत्वपूर्ण भवन है जिसका आकार 39 × 23 × 8 फीट है। ये एक ऊपर आपको बड़ा सारा एक भवन का आकृति दी गई है, वो आपको दिख रही होगी, उसी के बारे में बताया। इसमें ईंटों की सीढ़ियाँ हैं, दिख रही हैं आपको, साफ नज़र आ रही होंगी। ईंटों की सीढ़ियाँ बनी हुई है, 3 तरफ बरामदे हैं, फर्श दीवारों पर ईंटों का प्रयोग है। पास में ही एक कुआं होने के भी अवशेष मिले हैं जो जल का स्रोत था। उत्तर की ओर छोटे छोटे 8 स्नानागार भी बने हुए हैं। विशाल स्नानागार, इसका मतलब क्या है कि जो मकान थे, जो अपन ने मकानों के बारे में यहाँ बात की थी, इस तरीके के मकान थे। बीच में आंगन, 2-3 कमरे हो गए, एक किचन हो गई, एक अन्न भंडार हो गया, एक स्नानागार हो गया और ये मेन गेट हो गया और यहाँ पर कुआं हो गया। तो इस तरीके से जो स्नानागार थे इनका अपने आप में एक विशेष महत्व था। स्नानागार का मतलब क्या है? नहाने के स्थल, बाथरूम जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो स्नानागार का विशेष महत्व था। इसका मतलब यह है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता में जल का प्रयोग करके नहाना शुद्धिकरण से संबंधित रहा होगा, इसलिए हर एक घर के अंदर स्नानागार को ज़्यादा महत्व देते हुए बहुत बड़े बड़े टाइप के स्नानागार बनाए हैं। कई जगह तो सिंधु सरस्वती नदी के तट पर भी बड़े बड़े स्नानागार, घाट भी मिले हैं, वहाँ चेंजिंग रूम भी मिले हैं, जो कि ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर नहाने से संबंधित कोई ना कोई संस्कृति सभ्यता रही होगी, है ना, या फिर कोई ऐसा उनका प्रचलन या कोई रीति रही होगी। उसी के बारे में एक स्नानागार का आपको वर्णन इसमें किया है। विशाल अन्नागार, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार के अवशेष मिले हैं। जैसे मैंने आपको बताया अन्नागार भी यहाँ पर थे। अन्नागार का मतलब क्या होता है? अन्न
को भंडार करने की जो जगह है, वो रूम जिसके अंदर अन्न को भंडार करके रखा जाता है, अन्नागार कहलाता था। ऐसे अन्नागार भी सिंधु सभ्यता के अंदर मिले हैं। मोहनजोदड़ो का अन्नागार 45.71 इंटू 15.23 मीटर का है। 2 खंडों में विभाजित हड़प्पा के अन्नागार का क्षेत्रफल 55 इंटू 23 मीटर, जो पानी से बचाव हेतु ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। कैसे बना हुआ होता था? यहाँ पर ऊंचा चबूतरा, उसके ऊपर बड़ा सा कमरा बना हुआ होता था, ताकि अगर बारिश के समय पानी भी इकट्ठा हो यहाँ पर रूम से आंगन से अगर आकर के आ भी जाए तो वो चबूतरे पर ही रह जाए और अन्न तक ना पहुँचे। प्रत्येक खंड में 6-6 की पंक्तियों में भंडारण कक्ष बने हुए होते थे, जैसे अपन आले टाइप कहते हैं, बड़े बड़े आले बने हुए होते थे। दोनों के मध्य 23 फुट की दूरी बनी हुई है। इसका प्रवेश द्वार रावी की और से है। ऐसे अन्नागार मेसोपोटामिया के नगर में भी थे। अगर पूछा जाए कि एक मार्क्स का प्रश्न हो सकता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के जो अन्नागार हैं वो किससे समानता रखते हैं, तो आपको बताना है मेसोपोटामिया के नगरों में भी इसी प्रकार के अन्नागार पाए गए हैं। आप अंडरलाइन कर लेंगे इस पॉइंट पर। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है स्थापत्य कला से संबंधित, वो है आपका विशाल जलाशय व स्टेडियम। विशाल जलाशय व स्टेडियम के बारे में क्या बताया है? धोलावीरा के उत्खनन से 16 छोटे बड़े जलाशय प्राप्त हुए हैं, जिसमें हमें तात्कालीन जल संग्रहण की व्यवस्था की जानकारी मिलती है। जलाशय किसे कहते हैं? जहाँ पर जल को संग्रहित किया जाता है। जैसे आप देख रहे हो, ये नीचे एक पिक्चर में भी दिया हुआ है, खोदे हुए जैसे तालाब टाइप छोटे छोटे कुंड टाइप बने हुए होते हैं, जिसके अंदर जल को इकट्ठा किया जाता था और समय आने पर उसको उपयोग किया जाता था। ऐसे कहाँ पर मिले हैं? 16 छोटे छोटे जलाशय धोलावीरा के उत्खनन में मिले हैं। दुर्ग के दक्षिण में शिला को काटकर 95 इंटू 11.42 इंटू 4 मीटर का जलाशय एक प्रमुख उदाहरण है। इसके अलावा धोलावीरा में विशाल स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं। स्टेडियम का भी एक ये चित्र आपको दिया जाएगा भी आगे, कि स्टेडियम के बारे में ये बताया, यानी कि लोग किसी न किसी प्रकार के खेल के साथ जुड़े हुए थे। वो खेल खेलना और खेल देखना भी पसंद करते थे। तभी तो स्टेडियम होने के साथ में उसके चारों ओर, जैसे स्टेडियम होता है ना, बीच में मैदान और चारों ओर बैठने की व्यवस्था। जैसे अगर आपने देखा ही होगा मेरे हिसाब से अधिकतर बच्चों ने, पटेल स्टेडियम, बीच में मैदान और चारों तरफ बैठने के लिए पत्थरों से बनी हुई सीट्स, वैसे ही स्टेडियम यहाँ पर भी पाए गए हैं। स्टेडियम का आकार 283 मल्टीप्लाई बाय 45 मीटर का है। स्टेडियम के चारों तरफ दर्शकों के बैठने के लिए सोपान बने हुए थे। समारोह स्थल दुर्ग की प्राचीर से जुड़ा हुआ है और उसकी चौड़ाई 12 मीटर की है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट अपन देख रहे हैं, पढ़ेंगे इस स्थापत्य कला से संबंधित, वो है विशाल गोदीबाड़ा। चौथा पॉइंट है विशाल गोदीबाड़ा। अब गोदीबाड़ा क्या है उसके बारे में आप समझेंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कोई नया सा वर्ड है, कंफ्यूजिंग सा वर्ड है, समझ नहीं आ रहा हो तो। विशाल गोदीबाड़ा क्या है? लोथल की पक्की ईंटों का एक मिला हुआ ढांचा है, जिसे पुराविद S.S. राव ने गोदीबाड़ा या डाकयार्ड का मतलब क्या है? बंदरगाह का महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में पहचाना है। इसको आप अंडरलाइन करेंगे विशेष रूप से, क्योंकि ये जो गोदीबाड़ा वाला प्रश्न है, मैंने हर बार नोट किया है, आता है पेपर के अंदर आपके 1 मार्क्स का, आधे मार्क्स का, कैसे भी, या 2-3 मार्क्स का, पर आएगा ज़रूर। ऐसा अभी तक तो आता रहा है, इसलिए आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में टिक कर लेंगे। गोदीबाड़ा या फिर डॉकयार्ड के नाम से भी इसे आप जान सकते हैं। इसका आकार कितना? 214 मल्टीप्लाई बाय 36 मीटर है। वर्तमान में इसकी गहराई 3.3 मीटर है। उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार था, जिससे जहाज आते थे। प्रवेश द्वार भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था, इससे गोदी में पानी आता था। राव लिखते हैं कि लोथल की गोदी फिनीशिया की रोम की गोदियों से कहीं अधिक विकसित और प्राचीनतम थी। लोथल का डॉकयार्ड वर्तमान विशाखापट्टनम में बने डॉकयार्ड से बड़ा है। डॉकयार्ड से क्या मतलब है? बंदरगाह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, जहाँ पर आकर के नाव रुकती थी, जहाज रुकते थे, वहाँ से आते और जाते थे। उस बंदरगाह में एक टूटी फूटी हुई अवशेष मिला है एक दरवाजे के रूप में, जिसे डॉकयार्ड का नाम दिया गया है। डॉकयार्ड यही था। गोदीबाड़ा और डॉकयार्ड का यही मतलब है कि बंदरगाह से सटा हुआ क्षेत्र, जो कि
जल संग्रहण हेतु और वहाँ से जहाज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने हेतु जिसका उपयोग किया जा सकता था। यहाँ तक हमने जो चीज़ें पढ़ी, 4 पॉइंट पढ़े हैं। ये चारों पॉइंट किस चीज़ से संबंधित थे? सिंधु सरस्वती सभ्यता की स्थापत्य कला से संबंधित थे, जिसको हमने 4 भागों में बांट करके समझा। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा और अंडरलाइन भी कर लिया होगा टॉपिक्स पर कि किन किन चीज़ों को हमें किस तरीके से पढ़ना है। इसके बाद जो हम स्थापत्य कला की बात कर रहे हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता की कला, लिपि और विज्ञान। अब तीसरी चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है सिंधु सरस्वती सभ्यता की कला, लिपि और विज्ञान। स्थापत्य कला को हमने 4 भागों में विभाजित किया, ठीक है। स्थापत्य कला के 4 भाग थे। और दूसरी चीज़ अब अपन जो पढ़ेंगे वो है सिंधु सभ्यता की कला, विज्ञान और साहित्य, लिपि। पहली चीज़ अपन ने ये पढ़ी, इसे 4 भागों में विभाजित किया, है ना। आपको 3-4 पॉइंट मैंने लिखवा दिए। अब अपन दूसरी चीज़ ये पढ़ेंगे कि सिंधु सरस्वती सभ्यता की कला कैसी थी, विज्ञान कैसी थी और लिपि थी। तो अपन इसको 3 भागों में ही पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता की कला, दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता की लिपि और तीसरा पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता का विज्ञान। तो इस तरीके से अपन इन 3 पॉइंट्स में पढ़ेंगे। आपकी इस बुक में तो तीनों पॉइंट्स को मिक्स करके दिया है, आप इसे अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग इसकी हेडिंग इस तरीके से बना लेंगे। मैं बता दूंगी किसको कहाँ तक टिक करना है, कहाँ कला वाला चालू हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, कहाँ लिपि का स्टार्ट हो रहा है, फिनिश हो रहा है, और कहाँ विज्ञान के बारे में बताया है। जैसे अपन स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, यहाँ की सभ्यता से प्राप्त अवशेषों में पत्थर की मूर्तियाँ, मणके, मृदभांड, मोहरे, कांस्य मूर्तियाँ, पात्र यहाँ की कला के उत्कृष्ट प्रमाण है। दिख गया आपको, कला के बारे में बता रहा है। तो जहाँ से अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया, यहाँ की सभ्यता से प्राप्त, यहाँ से टिक करेंगे आप, और मैं जहाँ बताऊँगी वहाँ तक टिक करेंगे। और वो वाली हेडिंग किसके अंदर डालेंगे आप? सिंधु सभ्यता की कला में। यहाँ की सभ्यता से स्टार्ट करेंगे और मैं बताऊँ वहाँ तक आप टिक कर लेना। यहाँ से शैल खड़ी की योगी मूर्ति मिली है, नर्तकी की कांस्य मिट्टी दोनों की मूर्तियाँ मिली हैं। कांस्य मूर्ति की ऊंचाई 11.5 सेंटीमीटर की है। मण मूर्तियों का विशाल भंडार उस समय की विकसित मूर्ति कला का प्रतीक है। कुबरदार बैल की मूर्तियाँ भी कला का प्रतीक है। मोहरों पर भी किए गए चित्रण यहाँ के निवासियों की चित्रकला के प्रति रुचि को दर्शाते हैं। और इस सभ्यता से जो मोहरे प्राप्त हुए उनके अग्रभाग पर पशु अंकन संक्षिप्त लेख उत्कीर्ण है। पीछे एक घुंडी बनी हुई है जो संभवतः टांगने के काम में आती थी। यहाँ तक आप कर लेंगे, काम आती थी तक। ये है आपका कला का सारा पॉइंट। और कला के अंदर हमने कौन कौन सी कला के बारे में पढ़ा? मूर्ति कला, दूसरा पढ़ा चित्रकला, है ना। मुख्य रूप से इन 2 कलाओं के बारे में पढ़ा। मूर्ति कला के बारे में क्या क्या बताया? कांसे की मूर्ति मिली है, मृदभांड की मूर्ति यानी मिट्टी से बने हुए बर्तनों की मूर्ति मिली है। कांसा आप जानते हो पत्थरों से बनी हुई मूर्ति मिली है। मणकों से बने हुए औजार मिले हैं। और शैल खड़ी की योगी की मूर्ति अंडरलाइन कर लेना। इस टाइप की मूर्तियाँ मिली हैं। काफ़ी सारी मूर्तियों के बारे में बताया। कांसे की मूर्ति का भी एक वर्णन दिया है, तो वो भी आप पढ़ लेंगे, यानी मूर्तियाँ ज़्यादा मिली हैं। उसके बाद में चित्र के बारे में बताया कि मोहरे जो होती हैं उनके ऊपर चित्र बने हुए मिले, यानी वो चित्रकला से भी परिचित। 2 टाइप की कला के बारे में अपन ने इसके अंदर पढ़ा है। यानी आपको यह हेडिंग डालनी है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है और किस आधार पर व्याख्या करनी है? मूर्तिकला और चित्रकला के बारे में आपने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा। अब नेक्स्ट जो लिपि है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सिंधु लिपि का। सिंधु लिपि
यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पॉइंट, मैं बताऊँ वहाँ तक आप अंडरलाइन करके इसे सेकंड पॉइंट बना देंगे। सिंधु लिपि का विश्वसनीय अध्ययन अभी तक नहीं हो सका है। मोहरों पर अभी भी 2500 लेख उपलब्ध हो चुके हैं। 17 अक्षर का सबसे लंबा और बड़े अक्षरों का अभिलेख धोलावीरा से मिला है। यहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि है, यानी यहाँ तक करेंगे चित्रात्मक लिपि है, यानी ये बताया यहाँ पे लिपि तो मिली है, लिखी हुई चीज़ तो मिली है, लेख मिले हैं, पर उन्हें आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया क्योंकि इस लिपि से कोई भी परिचित नहीं है। तो उसमें आपको केवल यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, कोई बहुत ज़्यादा विशेष इसमें नहीं बताया है। इसके बस ये ध्यान रखना है लिपि कैसी थी, चित्रात्मक थी, अक्षरों की जगह चित्रों के द्वारा बताया था। जैसे आपको इसमें देख सकते हो, आपकी बुक में भी दिया है, एक हाथी का चित्र है और उसके ऊपर कुछ मछली टाइप के चित्र बने हैं, कुछ लकीरें खींची हैं, उसके आगे भी कुछ ऐसे ही चित्र बने। तो ये कोई ना कोई शब्दों का वर्णन करते हुए हैं जो कि हम लोग अभी पढ़ना नहीं जान पाए हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका स्टार्ट होगा विज्ञान वाला। स्टार्ट हो रहा है ये विज्ञान की दृष्टि से, और कहाँ तक आपको टिक करना है ये देख लेना, आप बताती हूँ मैं। विज्ञान की दृष्टि से हम कह सकते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता में गणित की संख्याओं के प्रतीक चिन्ह थे, गुणा और योग जैसे अंक यानी जोड़ जैसे अंक गणितीय प्रक्रियाओं से यहाँ के निवासी परिचित थे, यानी कि वो लोग गणित का ज्ञान रखते थे। विज्ञान में वो और क्या ज्ञान रखते थे, गणित का ज्ञान रखते थे। गणित में वो जोड़ करना जानते थे, मल्टीप्लाई करना जानते थे और अंकों के बारे में उन्हें परिचय था। उत्खनन से ऐसे पदार्थों के अवशेष मिले हैं जो संभवतः औषध के रूप में काम आते थे। कालीबंगा में लोथल में खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा से प्राप्त बालक की खोपड़ी पर 6 छेद हैं, इसमें कुछ छेद भर गए प्रतीत होते हैं। ये खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के संकेत देते हैं। यानी दूसरी चीज़ जो इससे रिलेटेड हमने पढ़ी वो पढ़ी चिकित्सा, क्योंकि हमें ये बताया अभी तक जैसा अपन ने पढ़ा कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के उत्खनन में हमें दवाइयों के अवशेष मिले हैं, खोपड़ी जिसके अंदर छेद भरे हुए हैं यानी कि शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के बारे में भी उन लोगों को नॉलेज थी, दवाइयों के बारे में भी उन्हें नॉलेज थी, यानी वो इलाज करना जानते थे। इसके बाद जो अगली चीज़ पढ़ रहे हैं धातु विज्ञान। धातु विज्ञान के तथ्यों से भी परिचित है। धातु की ढलाई उपकरण निर्माण की विकसित विधि से वो परिचित है, यानी धातु को निकालना, उसे साफ करना, जला करके उसे अलग शेप देना और उपयोग हेतु औजार या बर्तन बनाना वो भी वो जानते थे। यानी अगली चीज़ क्या है इससे रिलेटेड, धातु कला या धातु विज्ञान से वो परिचित थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी का कांस्य मूर्ति 2 माह बाद से रथ की आकृति इसके प्रमाण है। मिट्टी के बर्तन कुम्हार के चाक पर बनाए जाते थे। पकाने के लिए 2.1 मीटर की भट्टियों का अवशेष मिला। पकाने के बाद उन पर गेरू रंग की तूलिका, गेरू रंग करके तूलिका यानी तिल्ली के ऊपर गेरुआ रंग चढ़ा करके उन बने हुए बर्तनों को सजाया जाता था, डिज़ाइन बनाई जाती थी। इस तरीके से हमने देखा कि सिंधु सरस्वती सभ्यता की कला, लिपि और विज्ञान सभी तरीके की उन्हें जानकारी थी। लिपि अभी तक हम नहीं पढ़ पाए, पर लिखा ज़रूर है कि उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, यानी इसका ज्ञान भी उन्हें था। कला में मूर्तिकला, चित्रकला के बारे में पढ़ा। विज्ञान में किन किन चीज़ों का ध्यान था, गणित, अंक गणित, मल्टीप्लाई वगैरह का। चिकित्सा, औषधि ज्ञान था। सर्जरी करना जानते थे। धातु विज्ञान, धातु को निकालना, ढलाना, शुद्ध करके आकृति देना, वो सब वो जानते थे। इस तरीके से हमने आज 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं आज के इस वीडियो में, सिंधु स्थापत्य कला के बारे में और सिंधु सभ्यता की कला, विज्ञान और लिपि के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा, इस तरीके से पॉइंट्स भी डिवाइड कर लिए होंगे। नोटबुक में भी इसको ऐड कर लेना आप लोग। अब मैं आपको गृह कार्य के प्रश्न दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके, आपको इन्हें कंप्लीट करके रखना है वर्क को और क्वेश्चंस को संभाल के भी रखना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम टाइम में काम आएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। गृह कार्य से संबंधित प्रश्न है। सबसे पहले अति लघुतरात्मक प्रकार के प्रश्न।
तरमुखे से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 2। सिंधु नगर नियोजन हेतु किस आकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था? नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता से संबंधित स्नानागार, विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? और अति लघुतरात्मक का अंतिम प्रश्न। गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड क्या है? ये आप नोट कर लेंगे। इसके बाद में आपको लघुतरात्मक प्रश्न लिखवाऊंगी, वो आपको लिखने हैं। सिंधु नगरों में जल निकासी की व्यवस्था पर टिप्पणी दीजिए। अगला प्रश्न। सिंधु सभ्यता की कला व लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? बताइए। अगला प्रश्न। सिंधु सभ्यता की विज्ञान संबंधी उपलब्धियों की व्याख्या कीजिए। और लास्ट आपको एक निबंधात्मक प्रश्न दिया जा रहा है, इसे मैं मिटा देती हूँ। लास्ट आपका एक निबंधात्मक प्रकार का प्रश्न बनेगा।
सिंधु सरस्वती सभ्यता की स्थापत्य कला का वर्णन, का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यहाँ तक आपको ये सारे प्रश्न नोट कर लेने हैं, इन्हें कंप्लीट कर लेना है और आगे तक संभाल कर रखना है। यहीं पर अपना ये आज का वीडियो ख़त्म हो रहा है। आगे के जो टॉपिक हैं इस अध्याय से रिलेटेड वो हम नेक्स्ट वीडियो में